हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स बता दिया गया है कई वीडियोस में यूट्यूब पर ही, और थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट्स भी गलत तरीके से बता दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको देखकर ही आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोनों ही टॉपिक्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ी लोगों को डिफरेंशिएट करने में, उनके डिफरेंस जेनेटिक लेवल पे देखने के लिए, जिससे कि हम काफ़ी केसेस वगैरह सॉल्व कर पाएँ। इसका फिंगरप्रिंटिंग नाम बेसिकली फिंगरप्रिंटिंग इसलिए हो गया है क्योंकि इससे पहले अ, हम जो ह्यूमंस में होता था फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर देते थे। पर सर्जरी के बाद फिंगरप्रिंट्स को अलग किया जा सकता है, इसलिए वो इतना खास नहीं रहा। पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमेशा यूनिक रहती है, कोई अपने डीएनए को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसकी ज़रिए हम काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें आगे भी हेल्प करता है। हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस में पैटर्निटी टेस्ट वगैरह वो सब, लेकिन इससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसके लिए आप सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें काफ़ी हेल्प की है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और उसी के एप्लीकेशन की वजह से हम इसको समझ पाते हैं। सबसे पहले आप राइट हाफ देखिए पेपर का, कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या पता चला था। देखिए जो हमारा 100% डीएनए है उसमें से कुछ पार्ट अबाउट 2%, एन सी में दिया हुआ है 1 to 1.5, लेकिन आप 2% तक ले लीजिए याद रखने के लिए, जो होता है कोडिंग डीएनए। देखिए कोडिंग का मतलब होता है जो डीएनए कोड कर पाए प्रोटीन के लिए। ऐसा नहीं कि वो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं कर पा रहा, वो फालतू पड़ा है, ऐसा नहीं, वो आरएनए तो बनाता है। ओके, तो कोडिंग डीएनए का मतलब होता है डीएनए से वो आरएनए बना सकता है, और आरएनए प्रोटीन को बना सकता है, ठीक है ना, मतलब कि वो प्रोटीन को कोड कर सकता है, उसे कोडिंग डीएनए बोलेंगे। लेकिन 98% हमारा डीएनए जो है वो नॉन कोडिंग है, वो प्रोटीन नहीं बनाता। कुछ आरएनए वगैरह बनाता है, राइबोजाइम वगैरह, आरआरएनए वगैरह ये सब बनाएगा, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे राइबोसोमल आरआरएनए वगैरह ये सब पीछे भी देखा हुआ है। और जो कोडिंग डीएनए का हमारा कुछ पार्ट होता है, वो तो हमें यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जो कि हमको सबसे डिफरेंट बनाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप अभी देखेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा, कई लोगों ने बता दिया कि रिपीटेटिव डीएनए है वही हमें यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कराता है, आपने कई यूट्यूब वीडियोस पर भी देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपीटेटिव डीएनए को नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर आता है, वो प्रोटीन बना ही नहीं सकता, तो यूनिक फीचर्स कैसे इम्पार्ट करेगा। जो नॉन कोडिंग है वो फीचर दे ही नहीं सकता, वो अपने जीन को आगे शो ही नहीं कर रहा, तो वो यूनिक फीचर कैसे दे देगा, इसलिए वो इसी पार्ट में आता है, ठीक है ना। वो करता हूँ, आपको ये कोडिंग नॉन कोडिंग का समझ में आ रहा होगा। अब कोडिंग डीएनए में होता क्या है, एक्सॉन्स आते हैं, जो हम देख चुके हैं स्प्लाइसिंग वगैरह में, एक्सॉन्स आते हैं जो कि जीन्स और फिर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब नॉन कोडिंग का मेन फंक्शन क्या है, फिर ये 98% डीएनए का, इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी हेल्प प्रोवाइड कराता है कोडिंग डीएनए को, ठीक है ना। इसके एग्जांपल हैं इंट्रॉन्स, और इंट्रॉन्स, और उसके अलावा रिपीटेटिव सीक्वेंस हमारा 50% से भी ज़्यादा डीएनए है, लेकिन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का भी एक यूनिक पार्ट है जो कि काफ़ी कम होता है, जैसे कि वीएनटीआर और एसटीआर, वो यूनिक होता है सब में। इसको हम और देखेंगे कि कैसे यूनिक होता है ये, जब मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी बताऊंगा, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कौन सी चीज़ यूनिक है सिर्फ, ठीक है ना। एक तो हमारा कोडिंग डीएनए में थोड़ा सा जो हमें को यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है वो यूनिक है, और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस यूनिक है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का पूरा 50% डीएनए नहीं, सिर्फ कुछ पार्ट, जो कि हम देखते हैं अपने लेफ्ट साइड ऑफ पार्ट में कि कितना परसेंट यूनिक है। अब हमको एचजीपी में ये भी बताया गया है, अब आप लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट हाफ ऑफ पेपर को देखिए, कि हमारा 99.99% सारे ह्यूमंस में हमारा डीएनए सेम है, ठीक है। हमारा डीएनए काफ़ी और ऑर्गेनिज्म से भी मैच करता है, 80% कई बैक्टीरिया से भी मैच करता है, चिंपांजी से भी मैच करता है, ठीक है ना। तो लेकिन जो हम यूनिक हैं, एवरी इंडिविजुअल जो अर्थ पे यूनिक है, वो सिर्फ 0.1 डीएनए उसका डिफरेंट होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसका जो कुछ पार्ट, जो कोडिंग पार्ट है, वो तो उसको कुछ यूनिक फीचर्स दे रहा है, ठीक है ना।
देखिए 99 पॉइंट जो इसका सेम डीएनए है सब में, उसमें भी कुछ पार्ट कोडिंग होगा, उसमें नॉन कोडिंग होगा, और जो यूनिक है उसमें भी कुछ पार्ट कोडिंग होगा और नॉन कोडिंग होगा। और जो यूनिक वाला कोडिंग पार्ट है वो तो हमको यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है, और वो जो यूनिक डीएनए जो हमारे अंदर है उसका जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसमें आते हैं वीएनटीआर और एसटीआर, जो कि हमारा बेसिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसको हम आगे देखेंगे। इसको अभी मैंने नीचे भी पॉइंट वाइज बताया हुआ है, लेकिन अभी आप ये देखिए, मैं इस चीज़ को इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस पे भी देखा था, कई लोग कह देते हैं कि जो 0.1% जो हमारा डीएनए है इसमें रिपीटेटिव डीएनए आता है, सिर्फ रिपीटेटिव ही आता है जो हमको यूनिक फीचर देता है। ऐसा नहीं है, वो यूनिक फीचर नहीं दे सकता क्योंकि वो तो नॉन कोडिंग डीएनए है ना, ठीक है ना। उसका कुछ पार्ट है जिसे वीएनटीआर और एसटीआर बोलते हैं, वो इसके अंदर आता है 0.1% के अंदर। अब जो हमारा 99.99% डीएनए है उसमें काफ़ी पार्ट नॉन कोडिंग है, जो कि हम देख चुके हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह देगा, और जो उसका कोडिंग पार्ट होगा वो सारे इंडिविजुअल्स में सेम फीचर्स दे रहा है, जैसे कि आई के जीन होंगे, हेयर्स के जीन हैं, टेस्ट के जीन हैं, और एंजाइम्स के जीन हैं, जो कॉमन एंजाइम सब में होते हैं, ये सारे फीचर्स कॉमन रहेंगे। ठीक है, होप करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए सिर्फ ज़रूरी है वीएनटीआर और एसटीआर, क्योंकि यही सब में अलग अलग है, 0.1% के यही अलग अलग है, और इसी को हम निकाल सकते हैं। इस कोडिंग वाले से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वीएनटीआर और एसटीआर के जरिए हम पता कर सकते हैं डिफरेंसेस अलग अलग इंडिविजुअल में, ठीक है ना। फॉर स्टडी डिफरेंसेस, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, For study differences in individual we have to see differences in VNTR और STR, ठीक है ना। Very large number of tandem repeats और short tandem repeats, ठीक है। These sequences can easily be separated from the satellite DNA। अब हमको अगर VNTR और STR को रीड करना है, डिफरेंसेस इसके फाइंड करने हैं, तो हमको इसको निकालना भी पड़ेगा। तो देखिए क्रोमोसोम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस तो काफ़ी जगह पे फैला हुआ है ना। रिपीटेटिव सीक्वेंसेज हैं वो क्रोमोसोम में कम से कम देख चुके हैं कि 50% से भी ज़्यादा जगह रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, लेकिन जो वीएनटीआर और एसटीआर है वो मोस्टली इधर इस पार्ट में, इस एंड पार्ट को बोलते हैं टीलोमियर क्रोमोसोम के, और इसमें भी जिस पार्ट में वीएनटीआर और एसटीआर सबसे ज़्यादा मिलते हैं उसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। और इस डीएनए की डेंसिटी इस पूरे के पूरे क्रोमोसोम से अलग होती है, इसलिए इसको हम निकाल सकते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, है ना। तो हम पूरे के पूरे डीएनए को लेंगे, इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूग करेंगे, किसी मशीन में डाल के घुमाएंगे इसको, तो हमको दो पीक मिलेंगे, एक मेजर पीक और एक छोटी सी पीक। डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से इनकी अलग अलग डेंसिटी होगी इसलिए। और जो स्मॉल पीक होगी उसमें हमारा आएगा वीएनटीआर, मतलब सैटेलाइट डीएनए डिफरेंट अलग हो जाएगा, ये पार्ट जो है वो अलग निकल आएगा, और उसमें होगा हमारा वीएनटीआर, जिसको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं डीएनए फिंगर। अब हमको इस बल्क डीएनए से काम नहीं है, सिर्फ हमको इसी से काम है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आराम से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब हम रीड करते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। As stated in the preceding section, 99.9% of base sequence among the humans is same। एचजीपी में ये बताया है कि 99.9% सेम है, ठीक है, देख लिया है हमने। तो कितने डिफरेंसेस होंगे वो सब अब देख लेना, जो कैलकुलेशन है। इट इज़ दिस डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। तो यही जो 0.1 है उससे ही सारे इंडिविजुअल्स का वो है जो अलग अलग है, जिसमें यही जो 0.1% है जो सबको अलग अलग बनाता है, ठीक है। जिसमें हम देख चुके हैं क्या क्या आता है हमारा, कुछ कोडिंग पार्ट आता है जो हमको अलग कर रहा है, और वीएनटीआर और एसटीआर आ रहे हैं। तो अब हम अगर हर बार पूरे के पूरे इसमें आगे बता रहे हैं इफ़ वन एम्स टू फाइंड अ जेनेटिक डिफरेंस, अगर हम किसी दो इंडिविजुअल में जेनेटिक डिफरेंस देखें तो हर बार पूरा का पूरा डीएनए रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतने पार्ट को ही रीड करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो इंडिविजुअल्स को। तो ठीक है, ये इसमें इस पैरा में बताया गया है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ वेरी क्विक वे
तो कैसे करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा करेंगे ये 0.1% की रीडिंग। इज़ वेरी क्विक वे टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे जल्द आसान तरीका है टू इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस को रीड करने का। अब ये होता क्या है, कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ऐसा क्या है, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है ना। रिपीटेटिव डीएनए को रीड करती है, आइडेंटिफाई करती है डिफरेंसेस किसमें, रिपीटेटिव डीएनए में। इसमें भी कुछ पार्ट को VNTR जो किया था वो साइंटिस्ट ने किया था सबसे पहले, और STR को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज इन दिस सिक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेटिव मेनी टाइम्स। अब रिपीटेटिव डीएनए की डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्या होता है। जो रिपीटेटिव डीएनए है उसमें ये लोग बता रहे हैं कि जो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है वो कई बार रिपीट होता है। स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए मतलब डीएनए बना किससे, न्यूक्लियोटाइड से, है ना। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, AGCT। तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो रिपीट कर सकता है, चाहे 2 का बन जाए, 3 का बन जाए या 4 का बन जाए, और ये कोई भी रैंडम सीक्वेंस में हो सकते हैं। मान लीजिए G और C और T आ गए, इन्हीं का रिपीट हो रहा है बार बार, GCT, यही आपस में एक पूरा ऐसे रिपीट होता जा रहा है क्रोमोजोम में। तो ये रिपीटेटिव डीएनए यूनिक होगा। यूनिक कैसे होगा ये, देखिए हर इंडिविजुअल में इसका जो रिपीटिशन है वो यूनिक होगा। अब आप सोचेंगे कि जो बेस तो हमारे 4 ही हैं, तो वो तो कई लोगों में मिल सकते हैं, इनका कुछ ना कुछ सीक्वेंस, मान लीजिए GC है तो ये तो कई लोगों में ऐसा रिपीटेशन आ सकता है कि GC ऐसा तो कई लोगों में हो सकता है, जी हो सकता है। लेकिन जो इसका रिपीटेशन है वो हम हर क्रोमोजोम पे देखेंगे। अगर क्रोमोजोम 1 को हम स्टडी करेंगे, मेरा देखा जाए आपका देखा जाए, तो इसमें मेरे क्रोमोजोम पे GC 3 बार रिपीट हो रहा है क्रोमोजोम 1 पे, और आपके क्रोमोजोम 1 पे GC 10 बार रिपीट हो रहा है। अब आप कहेंगे कि हाँ दोनों पे 3 बार हो सकता है, कैसे होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे क्रोमोजोम पर पहले तो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन रिपीटेशन का GC ही होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पे और मेरे पे भी वो भी पॉसिबल है, चलिए GC हो गया। वैसे तो रिपीटेशन सबका अलग अलग है, किसी के में AG का रिपीटेशन होगा, AGC का होगा या GCT का हो जाएगा, लेकिन मेरे में GC का हो रहा है जिसके 3 है, और आपके में भी अगर हो रहा है तो वो सेम नंबर में नहीं होगा। मतलब मेरे में 3 पे हो रहा है तो आपके में 10 पे होगा, 12 पे होगा, 15 पे होगा, इसलिए ये यूनिक है। और ये हम हर क्रोमोजोम पे रीड करेंगे, क्रोमोजोम 1 2 3, फिर पूरे के पूरे हम अपने 46 क्रोमोसोम्स पे रीड करेंगे। उसके बाद हमको एक पैटर्न मिलेगा जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी आप इसको रिपीटेटिव डीएनए को मुझे लगता है समझ गए होंगे कैसे यूनिक होता है सब में। अब दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम, जो हम देख चुके हैं, बल्क जीनोमिक डीएनए। बल्क जीनोमिक डीएनए से हमको ये रिपीटेटिव डीएनए को अलग करना होता है, क्योंकि हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी को स्टडी करना होता है, ठीक है ना। करते कैसे हैं, डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। इसमें होता क्या है, बाकी का 99.99% तो बल्क डीएनए की फॉर्म में मेजर पीक की तरह दिखता है, वो निकल जाता है, और जो बचा कुचा जो हमारा होता है स्मॉल पीक्स की में, वो होता है हमारा सैटेलाइट डीएनए, जो कंटेन करता है हमारा VNTR। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन AT न्यूक्लियोटाइड या GC, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी है सैटेलाइट की, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, किस किस बेस पर डिवाइड की गई है, ये बेस कंपोजिशन के बेस पे, लेंथ पे और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट के बेस पे इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये हमको कोई यूनिक फीचर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कोड ही नहीं कर पाएगा। बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लार्ज पोर्शन बना रहे हैं मोस्टली, ठीक है ना। बेसिकली 50% बना रहे हैं, पर VNTR वगैरह ये हमारे .1 में आ जाते हैं। दिस सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड शो द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, अब जो ये बोल रहे हैं दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, मीन्स मैनी फॉर्म्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये डीएनए
काफ़ी ज़्यादा फॉर्म शो करता है, ठीक है ना, करता है काफ़ी रिपीट, सब में अलग अलग रिपीटेशन है, सबकी अलग अलग फॉर्म है, इसलिए ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू ब्लड हेयर फॉलिकल, ठीक है ना, फ्रॉम सब जगह का डीएनए किसी एक इंडिविजुअल का शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल एक ही डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, क्योंकि जायगोट से ही सब में डीएनए आया है, जायगोट में से माइटोसिस डिवीजन हुआ सब में, और पूरी सेल्स बनी बॉडी की जिसमें सेम डीएनए है, तो सेम ही पॉलीमॉर्फिज्म होगी। सो दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन, तो फॉरेंसिक एप्लीकेशन में बॉडी की कोई भी सेल हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इनहेरिटेबल है। देखिए डीएनए में जो पॉलीमॉर्फिज्म है, अगर वो हमारे माता पिता में भी है तो वो हम में तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना, तो हम स्टडी कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। एज पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, वी विल अंडरस्टैंड एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमको पॉलीमॉर्फिज्म को समझना जरूरी है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल इधर इन सोमेटिक और जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल में भी कहीं पे भी आ सकती है न्यू म्यूटेशन। अगर जर्म सेल में आएंगी तो वो आगे भी पहुंच जाएंगी, क्योंकि सेक्स सेल में सोमेटिक सेल तो हमारी जाती नहीं है से रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, सिर्फ जर्म सेल ही जाती है। तो इसमें जब म्यूटेशन होगा तो हमारी प्रोजनी में भी फैल जाएगा, वो ये बता रहे हैं, और ऐसी पूरी पॉपुलेशन में फैल जाएगा, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, द अदर मेंबर। अब एलिलिक हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड डीएनए पॉलीमर इफ मोर देन वन एलील। एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन, देखिए एक जब हमारा क्रोमोसोम, एलील क्या होता है जो तो आपको पता होगा, एलील होता है एक ही जीन की फॉर्म, ठीक है, एक जीन की जितनी फॉर्म होंगी उसे एलील बोलेंगे, ठीक है। तो ये एलिलिक क्या हो गया, एलिलिक डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का ये भी हो गया। अब इसी को इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रिक्वेंसी इट इज टर्रिफाइड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ऐसे ही कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन वो पूरी पॉपुलेशन में ज़्यादा दर पे दिखाई देती है, ज़्यादा लोगों में दिखाई देती है, तो उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल देंगे, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं था, सिर्फ सिंपल डेफिनेशन ही है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन इन अमंग डीएनए कोडिंग sequence would be higher as mutation in the sequence may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability. These mutation keep on accumulating. हाँ, तो जो जर्म सेल में होगा वो तो प्रोजेनी में दिख जाएगा, और जो क्या है एक्यूमुलेट होता रहेगा। अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये जो म्यूटेशंस है वो अगर कहाँ हों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग। हाँ, अगर ये म्यूटेशन नॉन कोडिंग, जो हमारा जो कौन सा पार्ट था, जो 98% वाला पार्ट था उसमें हो, तो ये डीएनए की जो म्यूटेशंस है वो एक्यूमुलेट होती जाएगी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई कुछ शो तो कर नहीं रही, प्रोटीन वगैरह तो बना नहीं रही, तो कोई किसी भी फंक्शनिंग पे अफेक्ट करेगी नहीं, तो वैसा का वैसा ही जी आगे एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिससे हमको पता चलता रहेगा। अगर हमारे पेरेंट में भी सेम है, ये पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए बता रहे हैं वो, ठीक है ना। सो दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। देयर इज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की होती है, रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से भी पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डीएनए की काफ़ी फॉर्म हो सकती हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेन हो, जैसे स्निप्स बोलते हैं, SNPs जो हम HGP में देखा है। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच एस पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल्स, ठीक है ना, कुछ है नहीं। अब देखते हैं ना क्या टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले करी थी एलेक जेफरी ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सैटेलाइट डीएनए लिया था, सैटेलाइट डीएनए लेना पड़ेगा,
एज प्रूफ दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो उन्होंने कौन सा सैटेलाइट लिया था, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, VNTR लिया था। द टेक्निक एज यूज अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेवल VNTR एज प्रूफ। तो जो उन्होंने टेक्निक पहले यूज़ की थी वो उन्होंने सदर्न ब्लॉटिंग करी थी, सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक करी थी। उसको हम देखेंगे कि सदर्न ब्लॉट क्या होता है, ठीक है ना, इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। तो सदर्न ब्लॉट में उन्होंने, देखिए ब्लॉटिंग हम बेसिकली करते हैं डीएनए को रीड देखने के लिए, जिसे हम विजिबल कर पाएँ, ठीक है, इसलिए ब्लॉटिंग करी जाती है। तो उन्होंने कौन सी ब्लॉटिंग करी, सदर्न ब्लॉट। और उन्होंने डीएनए को इस ब्लॉटिंग के दौरान हाइब्रिडाइज कैसे करा था, उन्होंने किया था रेडियो लेवल्ड VNTR से। उन्होंने एक पहले सीक्वेंस तैयार कर लिया था लैब में, एक प्रोब बना लिया था जो कि अटैच हो सके उन सीक्वेंसेस से। ये रैंडम सीक्वेंस बनाए थे उन्होंने, कुछ बना लिए होंगे 5-6 सीक्वेंसेस, तो जो भी अटैच हो गया होगा वो कलर देने लगा होगा। वो हम अभी आगे देखते हैं, स्टेप्स में देखते हैं बाकी कैसे इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किया। अब ये स्टेप्स को देखिए, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी ऊपर का तो इतना कुछ खास था नहीं अभी। अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम करेंगे क्या, और इन्होंने क्या किया था, एलेक्स जेफरी ने। सबसे पहले इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है ना, किसी सेल में, या जो भी इनको डीएनए की जिसकी फिंगरप्रिंटिंग करनी है, जिसके डिफरेंसेस मार्क करने हैं, जिसका डीएनए मैपिंग करनी है, उस डीएनए को इन्होंने निकाला। कहीं से भी निकाल लिया होगा बॉडी में से, हेयर, नेल, काफ़ी जगह हैं, सीरम, कहीं से भी हमें डीएनए मिल सकता है। तो वहाँ से सबसे पहले डीएनए को लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखिए इससे पहले वो क्या करेंगे, आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन डाइजेशन से पहले, जो सेकंड स्टेप से पहले, इन्होंने क्या किया होगा, पूरे के पूरे डीएनए को क्या में डाला होगा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। क्योंकि हमें पूरे डीएनए को थोड़ी स्टडी करना है, सिर्फ हमको VNTR को स्टडी करना है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट में हमको जो लो पीक मिली होगी, जिसमें हमारा सैटेलाइट डीएनए है, सिर्फ उसको हमने निकाल लिया। तो डीएनए के आइसोलेशन के बाद हमने सेकंड स्टेप, डीएनए को आइसोलेट तो कर लिया, निकाल लिया। अब उसके बाद हमने डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से सैटेलाइट डीएनए को निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप में डाइजेशन किया है सैटेलाइट डीएनए का, यानी कि VNTR का फ्रेगमेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। क्योंकि सैटेलाइट डीएनए हमारा काफ़ी बड़ा है, अब भले ही ये बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉइलिंग वगैरह होगी, तो इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट काट के छोटे छोटे पीस बना लिए। अब इन फ्रेगमेंट्स को हमने अलग अलग किया, गुच्छों में डले होंगे ना, तो सारे फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किया, किसकी मदद से, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसका, डीएनए फ्रेगमेंट्स का, डीएनए फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट कराया जिससे वो सेपरेट हो गए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हम एगेरोस जेल पे करते हैं, तो जिससे कि अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स एगेरोस जेल पे सेपरेट हो गए सारे फ्रेगमेंट्स। अब हमारा ब्लॉटिंग, देखिए सेपरेट तो कर लिए हमने, सारे फ्रेगमेंट सेपरेट कर लिए जो कि हमारे यूनिक थे, ठीक है। अब पर हमको ऐसे दिखेंगे नहीं, वो हमको पहले तो उसको ब्लॉटिंग करिए, यानी कि ट्रांसफ़र किया उसको, डीएनए को, सेपरेटेड जो डीएनए है जो हमारा एगेरोस जेल पे आया, उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र किया। मेम्ब्रेन पे क्या किया, क्योंकि जेल जो है उसको हम अगर कंपेयर करने के लिए ले जाएंगे तो जेल टूट जाएगी और सारे फ्रेगमेंट्स दोबारा से मिक्स हो जाएंगे, इसलिए हम मेम्ब्रेन पे ले लेते हैं पूरा का पूरा, और ब्लॉटिंग की वजह से अच्छे से उस पर छप जाता है। तो ये कैसी हो सकती है, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। अब जो हमने काफ़ी जो VNTR प्रोब थे, प्रोब मीन्स डीएनए ही होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे,
कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जो हमारे फ्रेगमेंट्स से जो हमने यहाँ पे किए हैं डीएनए के, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जो कि हमने लैब में पहले ही तैयार कर लिए थे। काफ़ी रैंडम सीक्वेंस बनाए होंगे, 5 6 10 जितने भी VNTR काफ़ी प्रोब बना लिए होंगे। जो भी मैच कर जाएगा वो उससे ऐड होता जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से हमारे फ्रेगमेंट से ऐड होता जाएगा। और ये कैसे हैं, हाइब्रिडाइज लेबल्ड, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव हैं, तो जब जब ये ऐड होंगे तो हमारे फ्रेगमेंट्स में आ जाएगा कलर, ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिव को हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से हम इसको देख लेंगे। जो हमारे जो कलर्स का पैटर्न जो आएगा नायलॉन मेम्ब्रेन पे वो हमारा यूनिक होगा, ठीक है ना, वो यूनिक है। अब द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट की कैटेगरी में से VNTR आता है। हमने देखा था ऊपर सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट होती है, उसमें मिनी सैटेलाइट में VNTR आता है। स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस आर इन टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स, ठीक है, रिपीटेशन ही है लेकिन इसमें काफ़ी स्मॉल सीक्वेंस है डीएनए का, वो काफ़ी ज़्यादा में रिपीटेशन हो रहा है उसका। द कॉपी नंबर्स वरी फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। जैसा कि मैंने बताया अपने क्रोमोजोम 1 और जो एग्जांपल लिया था मैंने शायद क्रोमोजोम 10 का, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसका जो रिपीटेशन है वो अलग अलग होगा, ठीक है। द कॉपी नंबर्स मीन्स जो ये रिपीट है फ्रॉम क्रोमोजोम इज डिफरेंट इन एन इंडिविजुअल। तो हर इंडिविजुअल मतलब मेरे भी क्रोमोजोम 1 से लेके 46 तक ये रिपीटेशन अलग अलग होगा। जैसे कि मेरे क्रोमोजोम 1 में मैंने GCT का एग्जांपल लिया था, वो क्रोमोजोम 1 में 3 बार रिपीट हुआ, क्रोमोजोम 2 में 8 बार हुआ, क्रोमोजोम 3 में 1 ही बार हुआ, तो ये भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। सो द नंबर्स ऑफ रिपीट्स सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर ऑफ रिपीट्स हर क्रोमोजोम में क्या दिखा रहे हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कई सारी फॉर्म दिखा रहे हैं। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 KB, जो ठीक है ना। कंसिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रूव द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मेनी वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो अब हम मेरे जो क्रोमोजोम जो जैसा कि मैंने इस पर लिया, जो इस पर तीन वो दिखा रहे थे रिपीट्स, इस पे 8 थे क्रोमोजोम 2 पे और इस पे 1 ही था। तो जब इसको VNTR प्रोब से मैंने वो किया तो इस पे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री आया होगा VNTR, इस पे भी ऐसे आया, इस पे भी ऐसे आया। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेसेंस में क्या हुआ होगा, जो सबसे देखिए इलेक्ट्रोफोरेसेंस में जो सबसे छोटा होता है वो आगे आ जाता है और बड़ा वाला पीछे रहता है। तो ऐसे जो अरेंजमेंट हो गया इनका, ठीक है ना। तो इससे मुझे एक पैटर्न मिल जाएगा कलर्ड, वो अभी हम नीचे प्लेट्स में देखेंगे कैसा है। तो डिफर साइज का दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ, और ये कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होगा हर एक इंडिविजुअल का। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के ये सब में कैसा होगा, यूनिक, क्योंकि मोनोजाइगोटिक में तो एक ही जाइगोट से 2 इंडिविजुअल बन गए ना, सेम डीएनए है। द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज्ड। PCR के जरिए इसको और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो हम डीएनए को और बड़ा कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी करने में हेल्प हो जाएगी। कंसिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ। एक ही सेल का डीएनए बहुत कम माइक्रो पिकोग्राम्स में भी अगर हमारे पास डीएनए हो तो वो हेल्प कर जाता है। अब देखिए इनमें इन्होंने किया हुआ है। अब देखिए जो रेड, येलो और ब्लू आप देख रहे हैं वो हैं VNTR सीक्वेंसेस, जो कि हमने देखा यूनिक होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में भी, सारे क्रोमोसोम में ये यूनिक है। अब मान लीजिए जो मेरा जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे जो रेड वाला है, इसमें जो एक रेड है वो GC का मेरा सीक्वेंस है। तो ये क्रोमोसोम 7 के मेरे उस पर 3 बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, पैटर्नल क्रोमोसोम पे। और होमोलोगस होते हैं हम, डिप्लॉयड ऑर्गेनिम्स हैं, तो मैटरनल क्रोमोसोम पे ये सेम क्रोमोसोम नंबर 7 पर ही ये मैटरनल क्रोमोसोम पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। ऐसे ही क्रोमोसोम 2 पे जो GC कितनी बार रिपीट हो रहा है,
1 2 3 गिन लीजिए जितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 8 बार रिपीट हो रहा है करीब। और क्रोमोसोम 2 पे ऐसे ही अलग अलग है। तो VNTR का सीक्वेंस अलग अलग होता है हमारे क्रोमोसोम्स पे, हर क्रोमोसोम पे यूनिक है। ओके, अब जब हमने क्या किया, ये हमारा पैटर्नल है, ये DNA A से लिया और B से लिया, और ये DNA C है। क्राइम सीन को हम सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो क्राइम सीन वाले का हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग करके DNA की जो सारी स्टेप्स यहाँ आइसोलेट किया और एग्रोस जेल पे डाल के उसको यहाँ पे ले आए। तो यहाँ पे ये ऐसे अलग अलग हो गया। अब ये किससे मैच कर रहा है वो देख लीजिए, और वही हमारा कल्प्रिट हो जाएगा। तो ये इजी था, काफ़ी है नहीं इसमें कुछ। बाकी एग्रो जेल पे आप समझ गए कैसे। अब जो हमारा VNTR का जो कॉन्सेप्ट था वही होता है। तो फिंगर प्रिंटिंग में आप मुझे लगता है समझ गए होंगे, सीक्वेंस ही डिफरेंट रहते हैं और वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए बैंड बन जाते हैं उनके। ओके, अगर कुछ और कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो